हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें यूनिट 2 में हम सदिशों के प्रकार पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग वहीं से आगे पढ़ेंगे। किसी सदिश का किसी संख्या से गुणा कैसे करते हैं। कोई सदिश है, उसका किसी संख्या से गुणा कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना माना कोई संख्या m है। ये कोई संख्या है, इसको हम किसी सदिश से गुणा करवाते हैं तो सदिश a बराबर क्या हो जाएगा, m गुणे a हो जाएगा। जब इसका गुणन हम करेंगे तो अब जब इसका हम गुणा करते हैं तो a को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a को हम क्या लिखते हैं, वेक्टर a बराबर होता है मॉड ऑफ a इंटू n कैप। तो लिख देंगे m इंटू मॉड ऑफ a इंटू n कैप। तो किसी सदिश का जो हमने गुणा करवाया किसी संख्या से, m मॉड ऑफ a इंटू n कैप, ये इसका रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार से हम किसी सदिश का किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सदिशों का योग। अगली हेडिंग हमारी आती है सदिशों का योग। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग। तो सदिशों का योग दो विधियों से, तीन विधियों से समझा जा सकता है। एक तो है त्रिभुज विधि, एक है त्रिभुज विधि, ट्राइएंगल मेथड। दूसरी है समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। और एक टाइप और है बहुभुज विधि, पॉलीगन मेथड, बहुभुज विधि। तीन विधियों से हम किसी सदिश को जोड़ सकते हैं। तो आइए एक एक विधि को समझते हैं। तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है सदिशों को जोड़ने के लिए। देखिए, जैसे मान लेते हैं, माना दो सदिश ए व बी है, वेक्टर ए व वेक्टर बी है। तो मान लेते हैं एक सदिश आपका ये है वेक्टर ए, और सदिश का इधर वाला जो है परिमाण बताता है, और जो इसकी तीर है ये इसकी दिशा को बताती है, और इसका जो ये पूंछ वाला हिस्सा है इसका क्या बताता है, परिमाण बताता है। तो और एक सदिश हम ले लेते हैं, ये वेक्टर बी है। ऐसा एक सदिश क्या है, वेक्टर बी। फिर मैं एक बार बता देता हूं, ये तीर वाला हिस्सा किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन शो करता है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है जिसको पूंछ वाला हिस्सा भी कह सकते हैं, ये किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो इन दोनों सदिशों को कैसे जोड़ेंगे, पहले त्रिभुज विधि से हम देखते हैं। तो त्रिभुज विधि में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका रहा वेक्टर ए, वेक्टर ए। अब दूसरा वेक्टर जब इस पर लगाते हैं तो इसकी जो तीर वाला हिस्सा है, इस तीर वाले हिस्से से इसका ये पीछे वाला हिस्सा जोड़ देते हैं, यानी पूंछ वाला हिस्सा इसका क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐसे देखिए, ऐसे ये हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर बी कहेंगे। ये हो गया वेक्टर बी। अब जो वेक्टर ए और वेक्टर बी में जो इस बिंदु से अगर इस वेक्टर को मिला दें, ये वाला, तो ये अगर यहां से ये थीटा कोण बनाता हो तो इसको कहते हैं परिणामी वेक्टर आर। और ये परिणामी वेक्टर इन दोनों वेक्टरों का क्या होता है, एडिशन होता है, योग होता है। इस प्रकार से हम दोनों वेक्टर की त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से हम किसी सदिश को जोड़ने के लिए त्रिभुज विधि को समझ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इसका, मैं यहां लिख भी देता हूं, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस प्रकार से त्रिभुज विधि को समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समांतर चतुर्भुज विधि देखते हैं क्या है। चलिए देखिए,
अगला है समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि में वेक्टरों को कैसे ऐड करते हैं? मान लेते हैं एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है ए और ये रहा एक वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टरों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, ध्यान दें। ये आपका है वेक्टर ए, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, ये आपका है वेक्टर ए। अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर वी के समांतर एक वेक्टर बनाते हैं। देखिए ये इसके समांतर हमने एक वेक्टर बनाया ऐसे, तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। और इस ए के भी समांतर एक वेक्टर बनाते हैं, तो ये हमने वेक्टर बना दिया, तो ये क्या आपका है, वेक्टर ए। और इन दोनों वेक्टरों का ये जो परिणामी है, ये वाला, इसी को हम कहते हैं आर, और ये हो जाता है ए प्लस बी। ये और ये यहां से कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण बना रहा था। तो इस प्रकार से हम किसी वेक्टर को समांतर चतुर्भुज विधि में भी जोड़ सकते हैं, आर बराबर ए प्लस बी, इस प्रकार से। तो ये आपकी रही वेक्टर की समांतर चतुर्भुज विधि। इसके बाद आती है बहुभुज विधि, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बहुभुज विधि में तीसरी विधि है बहुभुज विधि, बहुभुज विधि, पॉलीगन मेथड। बहुभुज विधि में हम एक पैमाना ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं एक इंच मान लेते हैं, एक न्यूटन को एक इंच मान लेते हैं, या एक सेंटीमीटर को ही हम एक इंच मान लेते हैं, इस प्रकार से। और अगर आप एन में उसमें लेना चाहें एक कोई संकेत में, तो मैं एक जो है निश्चित पैमाना लिया हूं, माना हूं, जिसमें एक एन को एक इंच माना है। तो इस प्रकार के मान लीजिए एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जो वेक्टर ए का जो है वो मान लेते हैं 3n है। एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर कोई ले लीजिए, वेक्टर वी, तो मान लेते हैं 2n है। एक कोई तीसरा वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर सी, वो मान लेते हैं 4n है। और एक कोई तीसरा वेक्टर है डी, जो कितना है, 3n है। ऐसे हमने एक पैमाना ले लिया। अब देखिए इसको जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले क्या आएगा, वेक्टर ए आएगा, तो ये वेक्टर ए हो गया, कितना है, 3n। इसके बाद क्या आएगा, वेक्टर वी, कितना है, 2n है, ये 2n हो गया, ये 3n है। अब इसके बाद क्या आएगा, वेक्टर। अब वेक्टर जोड़ने का क्रम क्या है, कि वेक्टर को जोड़ने का क्रम है कि ये जो पूंछ वाला हिस्सा है, इसी पर हम अगले वाले के हेड वाले हिस्से को रख के जोड़ते हैं। तो जैसे हमको 4n है, तो इसको आप किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये 4n हमारा यहां से आएगा ऐसे, ये आपका आ गया कितना, 4n। इसके बाद आपका क्या आएगा, 4n हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 3d वाले को, तो d वाले को कैसे जोड़ेंगे, इसका यहां रखेंगे, तो ये आपका आ गया क्या, 3n। और ये इसका क्या हो जाएगा, यहां से ये इसका हो जाएगा परिणामी r। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, 3n प्लस, या ऐसे ए बी, ए प्लस वी प्लस सी प्लस डी। बस जोड़ने का एक ही क्रम है कि वेक्टर को जोड़ते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि पूंछ वाले हिस्से पर हमेशा अगले वेक्टर का हेड वाला हिस्सा है, तो गलत कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम वेक्टर की बहुभुज विधि को भी समझ सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ वेक्टरों के गुणधर्म को पढ़ते हैं। चलिए, अब अगली हेडिंग है सदिश के योग के गुणधर्म। सदिश के
योग के सदिश के योग के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए सदिश को जोड़ने के जो गुणधर्म है वो पहला होता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या रूल्स, कम्यूटेटिव रूल्स। दूसरा हमारा होता है जिसको हम कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव रूल्स। और जो हमारा तीसरा नियम आता है क्रम विनिमय, साहचर्य, और हमारा तीसरा नियम आता है उसको कहते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स। और जो हमारा चौथा नियम आता है उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी तो इसमें कोई माने नहीं रखती, हम तीन ही नियम वेक्टर में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। आप आगे की क्लासों में जाएंगे तो और रूल्स भी इसके पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम इस तीन नियमों की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहला समझते हैं क्रम विनिमय नियम क्या है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, तो वेक्टर को जोड़ने का क्रम विनिमय नियम होता है कि सदिश ए, मान लेते हैं माना दो सदिश, माना दो सदिश ए तथा बी, ए तथा बी हैं, तब ए प्लस बी बराबर हो जाएगा बी प्लस ए। यही वेक्टर का क्रम विनिमय नियम कहलाता है, यानी क्रम को बदल देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर ये आपका है वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर आपका क्या है वेक्टर बी, तो इनको जोड़ते हैं तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर ए और बी को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर बी, और इसका ये परिणामी क्या हो जाएगा आर, तो आर बराबर क्या आ गया ए प्लस बी, ये हो गया। अब हम इसको फिर से जोड़ते हैं कैसे, बी प्लस ए में, तो मान लेते हैं ये आपका क्या है वेक्टर बी है, ये आपका क्या है वेक्टर ए है, तो इसका भी परिणामी क्या हो जाएगा आर बराबर बी प्लस ए। तो दोनों किसके बराबर हैं, आर के ही बराबर हैं, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो इस प्रकार से हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम साहचर्य नियम समझते हैं। अब हम समझेंगे साहचर्य नियम क्या है। दूसरा हमारा है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। देखिए साहचर्य नियम जो एसोसिएटिव लॉ है वो क्या कहता है कि अगर वेक्टर माना वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन अगर वेक्टर सी के साथ कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस प्रकार के एडिशन के बराबर हो जाता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो कैसे इसको समझते हैं ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए तीन वेक्टर हैं, एक वेक्टर है वेक्टर ए, एक वेक्टर हो गया वेक्टर बी,
और एक वेक्टर है वेक्टर सी। अब इन तीनों को इन तीनों वेक्टरों को हम किस प्रकार से समझेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, ए बी को जोड़ना है, तो वेक्टर ए को भी लिख लिया और एक हमारा क्या आ गया, वेक्टर वी आ गया, वेक्टर वी को लिख लिया। अब इसके साथ एक वेक्टर सी है, तो इसको कैसे आप जोड़ेंगे? वेक्टर सी को कैसे जोड़ सकते हैं? वेक्टर सी इसके ऐसे आएगा, वेक्टर सी, ये हो गया आपका वेक्टर सी। तो अब इसके समांतर ये क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर वी ही हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। हमने जोड़ दिया। पहले मैंने किसको किसको जोड़ा, ए प्लस बी को जोड़ा, फिर किसको जोड़ा, सी को जोड़ा गया है। अब आप ध्यान दीजिए हम इसको कैसे करते हैं, तो इसका भी वही रूल है, पहले हम बी प्लस सी को जोड़ेंगे, तो ये वेक्टर वी है, इसमें क्या जोड़ देंगे, वेक्टर सी को जोड़ देंगे और फिर किसको जोड़ा गया है, वेक्टर ए को जोड़ा गया है। तो इसको जब हम यहां से मिला देंगे तो सी ही वेक्टर होगा। तो इसका जो ये परिणामी आएगा आर, ये भी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी और प्लस ए। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, देखिए आर दोनों का सेम है कि ये जो आपका वेक्टर जो होता है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इस प्रकार से हम इसके साहचर्य नियम को भी समझ सकते हैं। अब हमारा आता है अगला वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या है, ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए वितरण नियम क्या है। अगला हमारा आता है वितरण नियम। वितरण नियम, तो वितरण नियम में कैसे, मान लेते हैं दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर वी। तो इस वेक्टर को हम एक किसी संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं ए प्लस बी में। तो वितरण नियम क्या कहता है, ये एन ए के साथ भी हो जाएगा और ये एन बी के साथ भी हो जाएगा। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं, किसी वेक्टर का। तो इस प्रकार से हम वेक्टरों का योग समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे सदिशों का घटाना। सदिशों का घटाना, कैसे सदिशों को घटाते हैं? तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना माना दो सदिश, दो सदिश ए व बी हैं, तब इनका घटाना, देखिए मान लीजिए एक सदिश ए है और ये दूसरा सदिश क्या है, बी है। तो इसको जब आप करते थे तो आर बराबर क्या आता था, ए प्लस बी आ जाता था, यही तो करते थे अभी तक। अच्छा, इसका अगर हम वेक्टर बी का अपोजिट ले लें, जिसको हम कह सकते हैं माइनस बी, तो इसका ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, माइनस बी का वेक्टर। अब इसका योग कैसे करेंगे, तो घटाएंगे कैसे, देखिए वेक्टर ए हो गया, इसको क्या कहेंगे, वेक्टर ए कहेंगे। अब ये तो वेक्टर ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर वी, तो इसके वेक्टर वी माइनस का वेक्टर वी होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वेक्टर बी, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ये परिणामी हो जाएगा आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर वेक्टर ए प्लस माइनस का वेक्टर बी, लेकिन लिखेंगे प्लस में ही क्योंकि नियम वही है। तो इस प्रकार से हम वेक्टर का घटाना भी समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, सदिशों के योग की गणितीय विधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सदिशों के योग की, सदिशों के योग की गणितीय विधि। मैथमेटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सदिशों के योग की गणितीय विधि किस प्रकार से समझ सकते हैं, जब हम लिखेंगे, माना दो सदिश ए, ऐसे लिख लें, दो सदिश ए व बी को जोड़ते हैं तो हमें
परिणामी आर प्राप्त होता है, हमें परिणामी आर प्राप्त होता है। तो जैसे मान लेते हैं एक सदिश आपका है, ये आपका सदिश है ए, यहां पर एक सदिश ऐसे है, इस सदिश को हम लिख लेते हैं बी, थोड़ा सा इस सदिश को ऐसे बना लेते हैं, ये वाला हमारा सदिश क्या हो गया, ये सदिश हो गया सदिश बी, और इस सदिश का जो ये परिणामी है यहाँ पे ये हो गया आर, इसको क्या लिखोगे ए प्लस बी। मान लेते हैं यहां से ये जो आपका सदिश है ये अल्फा कोण बना रहा है, ध्यान से समझिएगा, अल्फा कोण बना रहा है, तो इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं ओ है, इस बिंदु को नाम दे देते हैं ए है, इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी। अब हम क्या करते हैं, ये जो ओ ए भुजा है, जो ओ ए सदिश है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमको इसके गणितीय विधि को निकालना है। तो मान लेते हैं कि और इस बिंदु से हम इस सदिश को कुछ नाम अलग दे देते हैं, जब मैंने ए बी माना, इसको मान लेते हैं पी है और इसको नाम दे देते हैं क्यू, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, P और Q के बीच का कोण मान लेते हैं, ये कोण जो है वो क्या है, थीटा है, और इस यहां से इस बिंदु पर इस भुजा पर एक लंब डालते हैं, ये यहां पर 90 बना रहा है, और इसको हम मान लेते हैं n। अब इसका गणितीय विश्लेषण कैसे करते हैं, तो कुछ लिख भी लेते हैं, माना सदिशों P व Q को माना सदिश P व Q को, P तथा Q को त्रिभुज विधि द्वारा जोड़ा जाता है, तो मैंने लिख ही दिया है, परिणामी R प्राप्त होता है। अब हम लिखते हैं, माना OA भुजा को आगे बढ़ाया, OA भुजा को आगे बढ़ाया तथा ये अलग है, तथा B से OA पर लंब डाला, OA पर लंब डाला। अब जरा ध्यान दीजिए, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ONB, सबसे पहले लेते हैं क्या, ONB। गणितीय विधि से इसका परिणामी हम निकालना चाह रहे हैं, तो पहले हमने त्रिभुज क्या ले लिया, ONB में पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये देखिए 90 अंश है, तो क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ON का स्क्वायर, या ऐसे लिख लेते हैं सबसे पहले, BN का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, ON का स्क्वायर। अब जरा यहां ध्यान दीजिए आप लोग कि ON क्या है, O से लेकर N तक की दूरी क्या है, OA प्लस AN, क्या है, OA प्लस AN। तो अगर हम इसको रख दें इसमें, तो क्या मिलेगा, OB का स्क्वायर बराबर BN का स्क्वायर प्लस OA प्लस AN का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, OB का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, BN का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2OA और इंटू AN, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। तो ये पहले त्रिभुज से हमने लिया, किस त्रिभुज से, BNO से लिया। अब हम एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ANB, फिर हम ले लेते हैं त्रिभुज ANBC। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से BN का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, AN का स्क्वायर, ये आपका आ गया।
तो ये हमने लिख लिया। अब जरा ध्यान दीजिए कि ए, यहां पर अगर समीकरण 1 में देखें आप, समीकरण 1 में तो देखिए bn का स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर क्या है, ab का स्क्वायर। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रख देंगे तो क्या मिलेगा, ob का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इसका और इसका योग क्या है, ab का स्क्वायर। तो ab का स्क्वायर प्लस oa का स्क्वायर प्लस 2oa और इंटू a इंटू n, ये आपका हो गया। अब देखिए सबका मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, O से लेकर B तक की दूरी क्या है, R है, तो R का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, A से लेकर B तक की दूरी, भाई वेक्टर Q है तो Q का स्क्वायर, प्लस O से लेकर A तक की दूरी क्या है, P है, तो P का स्क्वायर प्लस 2 OA, O से लेकर A तक की दूरी कितनी है, P है, और AN का मान हमको नहीं पता है, तो आइए AN का मान निकाल लेते हैं। तो AN का मान कैसे निकालेंगे, AN, तो AN को देखिए इस त्रिभुज से, देखिए किससे, ABN से, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अच्छा मैं क्यों cos ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इस भुजा को निकालना है और ये पता है, तो इसका संबंध क्या है, आधार और कर्ण का संबंध है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है AN और कर्ण क्या है Q है, सीधा सीधा लिख लीजिए। तो AN बराबर क्या आ जाएगा, Q cos थीटा, तो यहां मैं AN की जगह पर क्या लिख लू, Q cos थीटा, तो ये आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सीरियल से लिखें तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, और क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो ये आपका परिणामी आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू cos थीटा। तो ये आपका आ गया क्या, इसका जो परिणामी आर था उसका मान आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इस प्रकार से हम इसके आर का मान हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें स्टार भी लगा देता हूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। अब कोण की बात कर लेते हैं, अल्फा कितना होगा, तो अल्फा निकालने के लिए फिर हम ओ एन वी को लेते हैं। क्या लेते हैं, त्रिभुज ओ एन वी में tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है bn और आधार कितना है on। अच्छा bn को हम क्या लिख सकते हैं, bn को भी निकालना पड़ेगा, तो जैसे अभी मैंने इसमें और इसमें संबंध लेंगे तो bn का मान कैसे निकालेंगे, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो bn बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब है bn और कर्ण कितना है, सीधा सीधा q है, तो bn बराबर q साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं tan अल्फा बराबर q साइन थीटा बटे ON को क्या लिखेंगे, O से लेकर N तक की, मैंने कहा था OA प्लस AN, क्या लिखेंगे OA प्लस AN। अब देखिए अभी आपने सबका मान निकाला, tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, Q साइन थीटा, और बटे OA का मान कितना है P, और AN का मान अभी आप लोगों ने तुरंत निकाला है, AN बराबर क्या है Q cos थीटा, Q cos थीटा। तो ये आ गया। तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, अगर मैं इसका मान निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, फिर अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स Q साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा P प्लस Q cos थीटा। तो ये आपका आ गया अल्फा का मान निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम इसका परिणामी भी ज्ञात कर सकते हैं और अल्फा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके कुछ और कंडीशंस हैं उनको मैं बताता हूं। चलिए कुछ इसके कंडीशंस और हैं, मैं लेता हूं उनको। जैसे इसके स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ विशेष स्थितियां, विशेष स्थिति। पहली विशेष स्थिति क्या है कि यदि ये जो थीटा का मान है, यदि थीटा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो थीटा का मान 0 हो जाए तो अल्फा कितना होगा,
और जो परिणामी आर निकाला था आपने वो कितना होगा। तो परिणामी आर के लिए क्या फार्मूला आया था, आर बराबर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या रख दिया, जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, ये किसका फार्मूला है, आर स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा पी प्लस क्यू, क्योंकि जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया, पी प्लस क्यू आ गया। अच्छा, इसकी दूसरी स्थिति भी लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि P तथा Q, जो ये P और Q है, ये एक दूसरे पर लंब हो जाए, तो एक दूसरे पर लंब होगी तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। लिख भी देते हैं, यदि P तथा Q एक दूसरे पर लंब हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश, और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। अच्छा, अल्फा का मान हमने नहीं निकाला, क्या अल्फा कितना होगा, यहाँ पर अल्फा भी देख लीजिए। अच्छा, साइन 0 का मान होता है 0, तो सब 0 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, पहले में 0 आ जाएगा। अब 90 अंश पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, देखिए cos 90 का मान 0 होता है, तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बचेगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अल्फा का क्या मान आएगा, अल्फा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 90 रखोगे तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अल्फा का मान tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan में इनफाइनाइट किसका मान है, 90 का, अल्फा का मान लगभग 90 अंश आ जाएगा इसका। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अच्छा, एक मिनट, अल्फा का मान 90 नहीं होगा, इसको रख के देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ऊपर बचेगा क्यू, नीचे क्या बचेगा, पी, और प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स क्यू बाई पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स क्यू बाई पी आ जाएगा। ये दो कंडीशन हो गए। एक कंडीशन और समझ लेते हैं, देखिए तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन है कि यदि P तथा Q, यदि P तथा Q एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये, अच्छा, एक विपरीत का मतलब जैसे ये P है ना, तो Q क्या हो, इसके इधर साइड में हो, या विपरीत हो इस साइड में, तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होता है, 180 का होता है। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 180। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो cos 180 होता है उसका मान क्या होता है, -1 होता है। तो अगर हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट r बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ -2pq हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बनेगा, और r स्क्वायर को r बराबर क्या आ जाएगा, p माइनस, ऐसे लिखते हैं p माइनस का q, ये आपका आ जाएगा। अल्फा बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स q साइन 180 का मान +1 होता है, सॉरी 0 होता है सर, हाँ, साइन 180 0, तो ये 0 हो जाएगा बटे, ये तो पूरा 0 हो गया, और cos 180 -1, तो अब 0 में किसी का भी गुणा करोगे, चाहे जो जिसका -2, तो 0 होगा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सदिशों के योग की जो गणितीय विधि थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने आपको 3 कंडीशंस बताए, थीटा 0 हो, लंब हो, और एक दूसरे के विपरीत हो, तो क्या क्या मान होते हैं। ये जितनी भी कंपटीशन पेपर्स होते हैं उसमें यहां से क्वेश्चन जरूर बनाए जाते हैं, और यूपी बोर्ड के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगली हेडिंग लेते हैं। चलिए अगली हेडिंग हम देख लेते हैं। अगली हेडिंग है सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि। सदिशों
के योग की, सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक विधि। अब सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि कैसे लिखते हैं, मतलब इस विधि में लिख लेते हैं, इस विधि में भिन्न भिन्न सदिशों को, भिन्न भिन्न सदिशों को, भिन्न भिन्न सदिशों को उनके संगत घटकों के साथ जोड़ा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, उनके संगत घटकों के साथ मिलाकर लिखते हैं, मिलाकर लिखते हैं, संगत घटकों के साथ क्या करते हैं, मिलाकर लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कोई सदिश ले लीजिए, मान लेते हैं एक कोई सदिश है, और अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसका ये आई कैप है, इसका क्या है, जे कैप है। अभी हम जो है किसी एक सदिश की बात, तो इसको कैसे लिखेंगे, सदिश ए बराबर क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे लिखेंगे। एक कोई दूसरा सदिश है बी, इसको भी कैसे लिख सकते हो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब इनको हम अगर आर बराबर क्या होता है, इनका परिणामी ए प्लस बी होता है, तो इसको लिखना चाहें तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और प्लस क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये हो जाएगा। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए आई और आई को अगर हम ले लें तो ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा, इंटू आई कैप हो जाएगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई इंटू कितना हो जाएगा, जे कैप, जे कैप हो जाएगा। इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं, माना ए एक्स प्लस बी एक्स को हम मान लेते हैं आर एक्स परिणामी सदिश, और ए वाई प्लस बी वाई को भी हम क्या मान लेते हैं, आर वाई, इसका भी परिणामी सदिश। तो रख देंगे तो क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। इस प्रकार से हम इन सदिशों का परिणामी सदिश निकाल सकते हैं। इनका परिणामी कितना आ जाएगा, आर बराबर अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ये आपका हो गया इस सदिश। तो इस प्रकार से हम दो सदिशों को संगत घटकों में इसके विश्लेषणात्मक विधि को समझ सकते। ये द्विविमीय सदिश के लिए था, कितने के लिए, द्विविमीय। अब आइए त्रिविमीय सदिश के लिए देख लेते हैं इसको। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम त्रिविमीय सदिश के लिए इसको देखते हैं। चलिए अब हम इसको त्रिविमीय सदिश के लिए देखते हैं। त्रिविमीय जिसमें जेड भी इंक्लूड होगा। तो मान लेते हैं एक सदिश है ए, उसको कैसे लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक कोई सदिश है बी, बराबर क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये होगा। इसका परिणामी क्या होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ए का मान रख दीजिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और प्लस का क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आइए इसको लिखते कैसे हैं, ए प्लस बी को या परिणामी आर को कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं, जैसे मैंने पहले माना था, माना ए एक्स प्लस बी एक्स को हम क्या मान लेते हैं,
आर एक्स, ए वाई प्लस बी वाई को क्या मान लेते हैं, आर वाई, ए जेड प्लस बी जेड को क्या मान लेते हैं, आर जेड, ये मान लेते हैं। तो रख देंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर आर बराबर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो ये आपका आ जाएगा त्रिविमीय सदिश में वेक्टरों के योग की विश्लेषणात्मक विधि। अब इसका परिणामी कितना हो जाएगा, वेक्टर आर इजिकल टू अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। इस प्रकार से इसका परिणामी भी हम समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो चीज पढ़ा वो मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जो भी टॉपिक पढ़ा गया है। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, समय रहते इसका समाधान किया जाएगा। अगले क्लास में हम सदिशों का वियोजन पढ़ेंगे, द्विविमीय और त्रिविमीय सदिशों का वियोजन। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।